The Mac Classes Key to Unlock the Success Kalyan Prakamper। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैक क्लासेज में। आप शिक्षा मनोविज्ञान में जो पिछले कक्षा में हम लोगों ने सहस्रावस्था के उपनाम, सहस्रावस्था की परिभाषाएं का अध्ययन किया था। आज हम लोग सहस्रावस्था की जो मुख्य विशेषता हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सहस्रावस्था की जो विशेषताएं हैं, सहस्रावस्था का जो टाइम था, हमने बताया था पिछली क्लास में कि जन्म से लेके 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष के प्रारंभ तक होता है। और सहस्रावस्था की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जो मुख्य विशेषताएं हैं उनका जिक्र करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे आपका टेट, सी टेट या सुपर टेट या नवोदय, केंद्रीय विद्यालय या किसी भी अन्य राज्य की परीक्षाओं के लिए भी ये वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझते हुए और प्रयास ये करेंगे कि व्यवहारिक तरीके से समझेंगे, क्योंकि जो अगर टॉपिक आप व्यवहारिक तरीके से समझ जाते हैं वो आप भूलते नहीं हैं। और तो ठीक है दोस्तों, ध्यान देते हैं। इसमें विशेषता में देखते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास दोस्तों, आपने देखा होगा कि शैशवावस्था में जो विकास होता है बालक का बहुत ही तीव्र गति से होता है। प्रारंभ के 3 वर्षों में बालक का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। और मानसिक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास, गुडएनफ ने कहा भी था कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास पूरे जीवन में होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास ये बहुत तीव्र गति से होता है। और मानसिक क्रियाओं में बालक इसमें मानसिक क्रियाओं में तीव्रता बहुत ज़्यादा करता है, चीज़ों को बहुत जल्दी समझता है, अनुकरण करने लगता है, क्योंकि इस समय बालक एक कोरे कागज के समान होता है। और तो बालक की मानसिक क्रियाएं बहुत ही तीव्र गति से हो जाती हैं। अगली जो विशेषताएं देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो यहाँ भी समझ सकते हो कि बालक की अगर मानसिक विकास बहुत तेज़ी से है तो उसका सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही तीव्रता हो सकती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। दोस्तों, बालक क्या करता है कि इस अवस्था में बालक की जो सीखने की प्रक्रिया होती है बहुत ही तेजी से सीखता है। बालक के अनुकरण करेगा, चीज़ों को दोहराएगा, कुछ भी करेगा, और तो इसमें इसकी तीव्रता जो होती है बहुत ही अधिक गति से सीखता है अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा। कल्पना की सजीवता, अगर बालक को, अगर आप काल्पनिक जीवन जीता है, अगर बालक को कोई भी बात अगर आप कल्पनाशील बता देते हैं तो बालक उसको सच मानता है। अगर बालक को परियों की कहानी सुनाओगे तो बालक परियों के बारे में बिल्कुल सही समझता है। अगर बालक को कोई भी ऐसी काल्पनिक चीज़ बता दोगे, काल्पनिक बात बता दोगे, तो बालक उसको बिल्कुल सही मानता है। तो कल्पना की सजीवता होती है बालक इस अवस्था में। अगली विशेषता देखते हैं, दूसरों पर निर्भरता। दोस्तों, इसमें ये बहुत अच्छी विशेषता है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता है कि बालक इस अवस्था में दूसरों पर निर्भर रहता है। बालक अपनी कोई भी छोटी से छोटी वस्तु के लिए अपील करता है। हरलुग महोदया ने कहा भी था कि ये अपीली अवस्था होती है, तो ये दूसरों पर निर्भर रहता है। कोई भी अपने जो दैनिक कार्य है वह तक नहीं कर पाता, कपड़े भी नहीं पहन पाएगा, भोजन भी नहीं कर पाएगा, जो भी अपनी ज़रूरतें होती हैं वह अपने परिवारजन व माता पिता पर ही निर्भर रहता है। तो दूसरों पर निर्भर होना यह इसकी विशेषताएं में आता है। आत्म प्रेम की भावना, बालक में आत्म प्रेम की भावना बहुत ही कूट के भरी होती है, क्योंकि बालक सिर्फ स्वयं से प्यार करता है। अगर उसके भाई या बहन को माता या पिता के द्वारा इसने मिलने लगता है तो उसके अंदर एक जलन पैदा होती है और उसका विरोध करता है, रोएगा, चिल्लाएगा।
तो उस और बालक कुछ ही अपने से प्रेम करेगा। अगर उसका आप खिलौना ले लेते हो तो उनके खिलौने को वो छीनने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगेगा। तो इसमें बालक में आत्म प्रेम की भावना, स्वयं के लिए ही जीता है वो, तो स्वयं का ही वो प्यार चाहे, स्वयं के लिए प्यार चाहता है, जो भी करेगा सही करेगा। तो इसमें बालक में आत्म प्रेम की भावना होती है। नैतिकता का अभाव, इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिकता व सामाजिकता का अभाव होता है, क्योंकि बालक में नैतिकता का अभाव जो है कि बालक में नैतिकता, क्या उचित है क्या अनुचित है, बालक को इस विषय में अधिक जानकारी नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों देखा होगा कि बालक अपने परिवारजनों पर हाथ उठा देता है, देखते वो चिल्लाएगा, मारेगा, कूटेगा, रोएगा, कुछ भी बोल सकता है। तो इसमें बालक में नैतिकता का अभाव जो पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर बालक में आत्म प्रेम की भावना जब होती है, देखा होगा आपने कि बालक का जब खिलौना छीन लिया और खिलौना छीनने के बाद उसका बड़ा भाई या कोई भी परिवारजन हो तो उन पर वो चिल्लाएगा, रोएगा और थप्पड़ भी लगा देगा। तो ये नैतिकता होती है, उसे ये नहीं पता लगता कि इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें नैतिकता का अभाव होता है। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार बालक करता है। देखा होगा कि आपने जब भी बालक को भूख लगेगी तब भोजन, मतलब कोई भी वस्तु अगर उसको मिल जाती है तो उस वस्तु को मुंह में डाल लेता है। तो मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार, जैसे आप एग्जाम्पल और समझ सकते हो, जैसे बालक को अगर किसी पर क्रोध आ रहा है तो वो चिल्लाने लगता है, बालक को कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो रोने लगेगा। तो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है। तो बालक इस अवस्था में संवेगों का प्रदर्शन भी करते हैं। संवेगों का प्रदर्शन दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बालक के अंदर भय, जैसे संवेग देखते हैं, भय, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, हालांकि ये सब हर अवस्था में देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या होते हैं, पीड़ा अगर किसी बालक को हो रही तो इसका वो प्रदर्शन ही करता है, कभी इसका दमन नहीं कर सकता, इन चीज़ों को छिपा नहीं सकता। अगर उसे डर है तो उसे अपने डर, एकदम बहुत डर जाता है बच्चा, तो इस संवेगों का प्रदर्शन ही कर पाता है, दमन करना उसको नहीं आता। तो इस अवस्था में, शैशव अवस्था में संवेगों का दमन किस अवस्था में नहीं बालक कर सकता? शैशव अवस्था में नहीं कर सकता। तो बालक को अगर क्रोध आ रहा है तो तुरंत क्रोध आ जाएगा, उसका दमन नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता बालक, ठीक है दोस्तों। तो अगली विशेषता होती है इसका सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक भावना का विकास। दोस्तों सामाजिक भावना का जो विकास होता है बालक में होने लगता है। प्रारंभ में बालक में सामाजिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन बालक जैसे ही बालक की उम्र बढ़ती है, शैशवावस्था के अंत तक पहुँचते पहुँचते बालक का सामाजिक भावना का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो वैसे ही जैसे 5-6 वर्ष तक लगभग बालक में हल्की सामाजिकता प्रारंभ हो जाती है, तो सामाजिक भावना का विकास काफ़ी हद तक हो जाता है। और उसके बाद बाल्यावस्था में पहुँचते पहुँचते बाल्यावस्था के अंत तक सामाजिक विकास भी हो जाता है। तो सामाजिक भावना का विकास जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। अगली विशेषता देखते हैं, दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि। दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि। दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि। दोस्तों यहाँ पर देखना है कि दूसरे बालक में रुचि जो निर्भर होती है, कभी बालकों से मित्रता हो जाती है या कभी बालकों से उनसे उनका झगड़ा हो जाता है। तो किस बालक में कभी रुचि हो जाती है इस अवस्था में, कभी अरुचि हो जाती है, तो ये इसकी एक विशेषता में भी आता है। काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति देखो इस अवस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है।
लेकिन काम प्रवृत्ति में केवल जो सिगमंड फ्राइड थे, दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने ही कहा था, जो अपने सिद्धांत दिया था, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इसको केवल जो बालक उन्होंने कहा था कि बालक में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन इसके जो विशेष इनका जो विचार था सभी मनोवैज्ञानिकों ने सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। अगली विशेषता देखते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति, बालक कोई भी अगर शब्द को सुन लेता है तो बालक पूरे दिन वही शब्द दोहराएगा। अगर बालक ने सुन लिया कि दादाजी या चाचा जी या पापा जी कोई भी शब्द सुन लिया तो वह सारे दिन वही शब्द को दोहराता रहता है। तो ये दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है तो बालकों में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बालक इस अवस्था में जिज्ञासु होते हैं। बालक संसार में हर वस्तु सामने आती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है कि कोई भी अगर वस्तु है उसके बारे में जानना चाहता है बालक, और परिवारिक इनको ये भी चाहिए कि उसके बारे में उसके वास्तविकता का ही ज्ञान दें। तो इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अगली विशेषता होती है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। दोस्तों इसमें बालक क्या करता है, बालक कोई भी करेगा तो अनुकरण करके ही सीखेगा। जो सामने उसके परिवारजन, उसके माता पिता करेंगे, उसके बड़े भाई करेंगे, उसी चीज़ को वो करके ही सीखता है। तो इसी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अगर बालक कोई भी शब्दों को बोलता है, बालक में भाषा भी कोई भी सीखता है तो अनुकरण करके ही सीखेगा, सुन के ही सीखेगा। तो ये अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। दोस्तों बालक में क्या होता है कि बालक प्रारंभ में अंतर्मुखी होता है और बाद में बहिर्मुखी हो जाता है। तो बालक पहले क्या खेलता है कि प्रारंभ में अकेला ही खेलता है, लेकिन जैसे ही शैशवावस्था के अंत तक अपने मित्रों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है या उम्र के दोस्त बच्चों के साथ में खेलना प्रारंभ कर देता है। तो अकेले पहले अकेले खेलेगा, फिर बाद में साथ खेलने की प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है। एक इसमें देखते हैं विषमलिंगी प्रेम। विषमलिंगी प्रेम, देखो दोस्तों विषमलिंगी प्रेम, विषमलिंगी प्रेम से यहाँ पर ये आ जाता है कि बालक में जो उसके पिता हैं, यानी कि पितृविरोधी अंत, अगर बालक है और एक बालिका है, बालिका में बालक में पितृविरोधी ग्रंथ होते हैं, पितृविरोधी ग्रंथि, पितृविरोधी ग्रंथि, और बालिका में मातृ विरोधी ग्रंथि होती है, मातृ विरोधी ग्रंथि, मातृ विरोधी ग्रंथि, मातृ विरोधी ग्रंथि। तो दोस्तों समझिए आप कि बालक, जब भी देखा होगा कि बालक का जो लगाव होता है अपनी माँ से होता है, पिता से लगाव नहीं होता। पिता से इतना लगाव नहीं होता जितना माँ से, और बालिका का जितना लगाव पिता से होता है वो उतना माता से नहीं होता है। तो इसलिए बालक का जो प्रेम व्यवहार होता है वो माता के प्रति होता है, पितृ विरोधी, पिता के विरोध में, बालिका का माता के विरोध में। तो ये देखने को अक्सर मिलता है। तो दोस्तों विशेषताओं के बारे में हम एक बार और चर्चा करते हैं कि विशेषता शारीरिक विकास। इस अवस्था में बालकों का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बालक में सर्वाधिक शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, तो शैशव अवस्था में होता है। मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बालक इस अवस्था में बहुत तेजी से सीखता है। दूसरों पर निर्भरता, इस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। दोस्तों देखा होगा कि आपने इस अवस्था में बालक को भी अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों पर ही अपनी जिम्मेदारियां सौंपता है, अपनी डिमांड करता है, अपील करता है। नैतिकता का अभाव, इस बालक में नैतिकता का अभाव होता है, कोई नैतिक अनैतिक बातों के बारे में नहीं जानता।
आत्म प्रेम की भावना, बालक सिर्फ इसमें स्वयं से ही प्रेम करता है। आत्म प्रेम की भावना, बालक स्वयं से ही प्रेम करता है। मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार, देखा होगा अगर आपने कि बालक इस अवस्था में मूल प्रवृत्ति यानी कि जो जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं वो मूल प्रवृत्तियां, उन्हीं पर आधारित व्यवहार करता है। संवेगों का प्रदर्शन, बालक क्या करता है, यहाँ पर संवेगों का दमन नहीं कर सकता, तो संवेगों का प्रदर्शन करता है। भय, प्रेम, क्रोध, पीड़ा, ईर्षा। सामाजिक भावना का विकास, बालक के अंदर सामाजिक भावना का विकास प्रारंभ हो जाता है, सहयोग की भावना प्रारंभ हो जाती है और सामाजिक भावना विकसित प्रारंभ हो जाती है। दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि, बालक दूसरे बालकों में रुचि दिखा रहा है या अरुचि दिखा रहा है, तो ये बालकों में कभी रुचि होती है, फिर अरुचि हो जाएगी, फिर से उन्हीं बालकों के साथ खेलेगा। काम प्रवृत्ति, ये सिर्फ सिगमंड फ्रायड का ही कथन है, तो दोहराने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में दोस्तों देखा गया होगा कि बालक में कोई भी बात अगर सारे दिन ही दोहराते रहते हैं, एक बात अगर उन्होंने सुन ली तो वो पूरे दिन ही दोहराएंगे। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बालक इस अवस्था में बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, क्योंकि जिज्ञासा उनके वो एक कोरे कागज समान होते हैं, वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो बालक में बहुत ही जिज्ञासा होती है, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बालक यहाँ पर जो भी कुछ सीखता है अनुकरण करके सीखता है, बालक देख के सीखेगा। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, बालक पहले क्या करता है कि अकेले खेलता है, फिर उसके बाद साथ खेलना प्रारंभ करता है। बालक इसी अवस्था में अंतर्मुखी व्यक्तित्व का पाया जाता है प्रारंभ में, उसके अंत तक बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, तभी पहले अकेले खेलता है बाद में साथ खेलता है। विषमलिंगी प्रेम, बालक में क्या होता है कि जो बालक होते हैं उसके अंदर पितृविरोधी ग्रंथि पाई जाती है, बालक के अंदर पितृविरोधी ग्रंथि और बालिका के अंदर मातृ विरोधी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। बालक जो होता है अपनी माँ को प्रेम करता है और बालिका सर्वाधिक अपने पिता को ही प्रेम करती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने अभी शैशवावस्था की विशेषता के बारे में पढ़ा। आप अभी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने शैशवावस्था की जो विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग करते हैं शैशवावस्था के शिक्षा का स्वरूप। शिशु यानी शिशु शैशवावस्था में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, तो उसके बारे में देखो हम लोग चर्चा करते हैं। उचित वातावरण, देखो बालक इस समय बहुत ही नाजुक अवस्था में रहता है, बालक को बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल चाहिए होता है। बालक को जो ऐसी बालक वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकता है अच्छी सी, जैसे आप देखते हो दो बालक का जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो उनका घर पर होती है, परिवार में होती है, तो परिवार में भी एक शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। इस अवस्था में बालक क्या करता है कि बालक में जो परिवार में घटना घटित होती है वही चीज़ सीखता है, वो अपने पारिवारिक जन से सीखता है। अगर परिवार में बहुत गंदा माहौल है, लड़ाई झगड़े का माहौल है या तो वो बालक पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो बालक के लिए शिक्षा के लिए बहुत ही प्रभावशाली जो माहौल होना चाहिए, शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, और जो भी जैसे वातावरण है एनवायरनमेंट संबंधित बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उचित वातावरण का बहुत ही योगदान होता है। तो उचित वातावरण आगे देखते हैं। उचित व्यवहार, दोस्तों समझिए, बालकों के साथ प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। बालक इस समय अगर कोई भी क्वेश्चन करता है तो बालकों को कोई भी प्रकार का डर ना हो, कोई भय ना हो, किसी प्रकार का बालक अपने संवेगों का दमन न कर सके, तो बालक को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहानुभूतिपूर्व बालक को समझना चाहिए, बालक को वह चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, तो बालक से बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगला देखते हैं निहित गुणों का विकास। निहित गुणों का विकास, बालक के अंदर देखो बालक का मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार होता है, तो बालक पे जो भी अगर कोई निहित गुण हैं तो उसका विकास करना चाहिए। बालक को कभी भी कोई भी दबाव प्रेशर के साथ उसको नहीं देना चाहिए। तो बालक में जो भी निहित गुण हैं उनका विकास करना चाहिए। तो शैशवावस्था में ये शिक्षा का स्वरूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बालक देखो, आप देखो आत्मनिर्भरता, इसमें देखते हैं आत्मनिर्भरता का विकास। देखो बालक इसमें आत्मनिर्भर नहीं होता, बालक इस अवस्था में आत्मनिर्भर नहीं होता। आत्मनिर्भरता का विकास, बालक के लिए वह शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें आत्मनिर्भरता ना हो, आत्मनिर्भरता हो, और बालक
अपने जो दैनिक कार्य हैं वो स्वयं करना सीखे। तो यहाँ पर इस बात के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि, देखो इस अवस्था में बालक बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासा की संतुष्टि, बालक इस अवस्था में बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि बालकों की या बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए कि बालक जैसा कोई भी प्रश्न पूछता है उसको सही और सटीक ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी का कोई स्थान नहीं दिया गया, कोई स्थान नहीं है। बालकों को परियों की कहानी नहीं बतानी चाहिए, बालकों को कोई भी ऐसी काल्पनिक घटना नहीं बतानी चाहिए। तो जो भी जिज्ञासा संतुष्टि हो और सही यानी कि वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान, बालक को वास्तविकता का ही ज्ञान दिया जाना चाहिए। बालक को किसी प्रकार ऐसी कोई घटना नहीं बतानी चाहिए जिससे उसका काल्पनिक हो। ठीक है, अगला देखते हैं विभिन्न अंगों की शिक्षा। दोस्तों इस समय शिक्षा अंगों की शिक्षा के लिए इस समय बहुत ही ज़रूरी होती है। बालक को सभी इंद्रियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके अंगों के कार्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं। तो विभिन्न अंगों की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस अवस्था में बालकों के लिए विभिन्न अंगों की शिक्षा दी जानी चाहिए। सामाजिक भावना का विकास, बालक में इस समय सामाजिक भावना के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। कि बालक में इस समय सामाजिकता होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर बालक शैशवावस्था के अंत में बालक का क्या होता है कि अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना प्रारंभ कर देता है अपने दोस्तों। तो वहाँ पर क्या करता है कि सद्भावना का जो प्रयोग होता है, सहयोग एक दूसरे के प्रति करने लगते हैं। तो इस समय बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें बालक के लिए सामाजिकता आए। आत्म प्रदर्शन का अवसर, बालक को हमेशा आत्म प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको आत्म प्रदर्शन का अवसर नहीं कर देंगे तो बालक के अंदर जो प्रतिभा होगी वो खत्म हो जाएगी। बालक का जो भावी जीवन में जो बन सकता था, जो अचीवमेंट कर सकता था, फिर वो नहीं कर पाता। तो बालक को आत्म प्रदर्शन का अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। मानसिक क्रियाओं का अवसर, देखो बालक कभी भी कोई भी चीज़ रट के नहीं सीखता। मानसिक क्रिया का अवसर, या तो बालक कभी खेल में सीखेगा या अनुकरण करके सीखेगा। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि बालक के साथ में मानसिक क्रियाएं हों। तो यहाँ मानसिक क्रिया का जो अवसर होता है वो शैशवावस्था में, मतलब हमें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए शैशवावस्था में जिसमें मानसिक क्रियाएं बालकों के साथ में हो सकते हैं। जैसे आप अंकगणित का ज्ञान भी करा सकते हो, संख्याओं का ज्ञान करा सकते हो। तो बालकों के लिए कोई भी हो तो मानसिक क्रियाएं होनी चाहिए। अच्छी आदतों का निर्माण, दोस्तों व्यक्ति के जीवन में अच्छी आदतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहले व्यक्ति अच्छी आदतों का निर्माण करता है और वही अच्छी आदत व्यक्ति का निर्माण करती है, अच्छे व्यक्ति का निर्माण करती है। तो अगर शैशवावस्था में बालक के अंदर अच्छी आदतें आ जाएंगी तो बालक के जीवन का बहुत ही अच्छा निर्माण होगा। इसलिए जैसे आप देख सकते हो बालक दिनचर्या, योग, यानी कई चीज़ों बालक के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों जैसे देखते हैं कि मूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे सकते हैं। मूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर जो मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन के बाद अब देखते हैं क्रिया द्वारा शिक्षा। दोस्तों कि इसमें बालक को जो भी हमें सिखाना है, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ सिखाना है। अगर बालक को भाषा का भी जैसे अध्ययन करा रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं, तो बालक को क्रिया द्वारा प्रैक्टिकली चीज़ सीखनी है यहाँ पर। तो बालक इस समय जो भी सीखेगा क्रिया द्वारा, बालक कभी रट के नहीं सीखता।
बालक कभी भी कोई भी ऐसा अध्ययन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर बालक को जो भी सामने चीज़ आएगी बालक उन्हीं का अनुकरण करेगा या क्रिया के द्वारा सीखेगा बालक। तो बालक या तो चीज़ों को दोहराएगा कि क्रिया के द्वारा शिक्षा सीख सकता है, चित्रों द्वारा व कहानियों द्वारा शिक्षा। दोस्तों बालक को अगर आप कहानियों के द्वारा शिक्षा करेंगे, थोड़ा बहुत ही रुचिपूर्वक बालक सीखता है, तो बालक में जो कहानियों के साथ साथ उनके चित्रों का भी, क्योंकि अध्ययन में कई बार पाया गया है कि बालक जब भी कोई किताब देखता है तो उनमें चित्र देखना पसंद करता है और उसी में वो रुचि दिखाता है। तो चित्रों के द्वारा व कहानियों द्वारा शिक्षा। तो दोस्तों अब हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। उचित वातावरण। उचित वातावरण दोस्तों जो बालक का होना चाहिए, उसमें बालक के लिए बहुत ही शांतिपूर्वक वातावरण होना चाहिए। परिवार में कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे बालक की शिक्षा पर विशेष प्रभाव पड़ता हो। तो बालक के लिए बहुत ही सद्भावनापूर्वक उचित व्यवहार बालकों के साथ किया जाना चाहिए। बालकों के लिए जैसे बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक बालकों को, प्रेम पूर्वक बालकों को उनके समस्याओं को समझना चाहिए। बालकों को कोई भी डर भय आदि ना हो, तो उचित व्यवहार बालकों से किया जाना चाहिए। निहित गुणों का विकास। बालक में जो ही भी गुण निहित हैं उनका विकास किया जाना चाहिए। आत्मनिर्भरता का विकास। बालक के अंदर आत्मनिर्भरता नहीं होती, शैशव अवस्था में बालक के अंदर आत्मनिर्भरता नहीं पाई जाती है, तो इसीलिए बालक के लिए आत्मनिर्भरता पाई जानी चाहिए। तो इसलिए बालक को आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी जानी चाहिए। अपने स्वयं के कार्य बालक कर सके तो आत्मनिर्भरता का विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि। बालक इस समय बहुत ही जिज्ञासु होता है, तो बालक को सही और वास्तविकता का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए बालक को। तो इस समय बालक बहुत ही जिज्ञासु होता है, तो और बालक को कभी भी कोई भी बात आप काल्पनिक नहीं बताइएगा। काल्पनिक बात बताने से बालक में क्या होती है कि वही चीज़ों को समझने लगता है। तो बालक एक कोरे कागज़ के समान होता है। बालक जो भी सामने देखता है उस संबंधित प्रश्न करता है और उसे सही और सटीक जानकारी दी जानी चाहिए। तो जिज्ञासा की संतुष्टि के साथ साथ वास्तविकता का ज्ञान भी जरूरी है। परियों की कहानी को नहीं बताना चाहिए। भूत प्रेत संबंध ऐसी कोई भी आप काल्पनिक बातों से उस बालक को दूर रखिए। बालक को विभिन्न अंगों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इस अवस्था में विभिन्न अंगों की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि बालक के अपने जो दैनिक कार्य होते हैं अंगों से संबंधित, अपनी साफ सफाई संबंधित, तो बालकों को इसके लिए बहुत ही जरूरी है। सामाजिक भावना का विकास। देखो शैशव अवस्था में बालक के अंदर सामाजिक भावना नहीं होती है, तो सामाजिक भावना का विकास बालक के अंदर आए, इसलिए उसे बालकों के सहयोग, एक दूसरे सद्भावना, इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। कैसे सहयोग बालक को करना है, कैसे उससे सहयोग लेना है, या बालक एक दूसरे के मित्रता कैसे बनानी। तो सामाजिक भावना का विकास बालक में तभी आ सकता है जब बालक को आप थोड़ा शिक्षा देंगे। आत्म प्रदर्शन का अवसर। बालक को कभी भी आत्म प्रदर्शन के लिए मत रोकिए, तो बालक को हमेशा आत्म प्रदर्शन का अवसर कराइए। मानसिक क्रियाओं का अवसर। बालक को ऐसे आप जब भी आप बालक से के व्यवहार रूप से आप बात करें, तो बालक को हमेशा मानसिक क्रियाओं से, क्रियापूर्वक आप उससे बात करते हैं, तो मानसिक क्रिया अगर बालक करेगा तो उसका मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होगा। तो मानसिक क्रिया का अवसर बालक को दिया जाना चाहिए। अच्छी आदतों का निर्माण। अगर बालक की अच्छी आदतें बनेंगी तो अच्छी आदतें बालक को अच्छा बना देंगी। इसलिए बालक अभी जो सीखेगा, अच्छी आदतें आएंगी, वो उसके भावी जीवन का निर्माण करती हैं। तो अच्छी आदतों का निर्माण होना चाहिए। मूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। बालक के अंदर जो मूल प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्रिया द्वारा शिक्षा। दोस्तों बालक जो भी सीखता है यहाँ पर प्रैक्टिकली सीखता है, तो क्रिया द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। चित्र द्वारा व कहानियों द्वारा शिक्षा। दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी बालक को कोई भी कहानी दिखाएं तो प्रयास ये करें कि चित्र के माध्यम से बालक को समझाने का प्रयास करें। तो चित्र द्वारा व कहानियों द्वारा शिक्षा। तो दोस्तों आज आप लोग उसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आज हम लोगों ने शैशवावस्था की विशेषताएं, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप का अध्ययन किया। अगली क्लास में हम लोग बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। और आप लोग इस अपने YouTube चैनल द मैक क्लासेज पे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।